हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी, आज फिर आ गया मैं आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके, जिसमें आज हमने पढ़ना है मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मेथड्स। देखिए, there are 5 methods to measure price elasticity of demand. First method is percentage or proportionate method. First is परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। पहले पांचों मेथड्स को लिस्ट कर लेते हैं, फिर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ साथ एग्जांपल्स डालते जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन दीज मेथड्स या बाय दीज मेथड्स। सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड। फोर्थ इज आर्क मेथड। अब ये आर्क मेथड को मैं क्राउन कर रहा हूं स्टार से, बाद में बात करेंगे कि क्यों क्राउन कर रहा हूं स्टार से, अभी इस पे मैंने स्टार लगाया। फिफ्थ इज रेवेन्यू मेथड। देयर आर 5 मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड। फोर्थ इज आर्क मेथड एंड फिफ्थ इज रेवेन्यू मेथड। ठीक है बेटा जी। अब फर्स्ट मेथड से हम बात करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज और proportionate method. This method was given by Dr. Marshall. पूरा नाम है Dr. Alfred Marshall. Is given by Dr. Marshall. अब एक्सप्लेन करते हैं। In this method, we estimate और कैलकुलेट। एस्टिमेट वर्ड ठीक नहीं रहेगा, हम कहेंगे कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडिंग percentage change in quantity demanded by percentage change in price। कैसे बेटा? Now look at the page please। देखिए, price elasticity of demand is minus percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। क्लियर है जी? अब इस मेथड को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे परसेंटेज की मुझे नॉलेज मिल जाएगी। देखिए,
एक बच्चे को रोज 5 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी। अब वो नेक्स्ट क्लास में आया तो उसने पेरेंट्स से कहा कि 5 रुपए कम है, पापा पॉकेट मनी बढ़ा दो। फादर ने कहा चल ठीक है बेटा, अब हम तेरे को 10 रुपए रोज देंगे। और मुझे ये कहा कि सर ये बताओ मैंने कितने % इसकी पॉकेट मनी बढ़ा दी। देखिए बेटा, इंक्रीज करा 10 माइनस 5 5। अब परसेंटेज चेंज निकाली, 5 रुपीज इंक्रीज किया 5 पे इंटू 100, तो ये कितना आ गया 100%। अब इस परसेंटेज से बेटा मैंने कुछ नहीं लेना, मुझे तो यहां से फॉर्मूला चाहिए था। ये 5 कहां से आया, P1 माइनस P, नीचे वाला 5 कहां से आया, बाय P इंटू 100, यानी न्यू अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला लिखा था, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी को आई एम शोइंग बाय क्यू, तो फॉर्मूले को आगे और एक्सप्लोर करो। न्यू क्वांटिटी को शो करूंगा Q1 से, माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, प्राइस को P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। साइड में लेबल कर दूं ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। Q1 न्यू क्वांटिटी, Q इनिशियल क्वांटिटी, P1 न्यू प्राइस, P इनिशियल प्राइस। अब 100 से 100 को कैंसिल कर दो। एक चीज मिसिंग है बेटा, देखिए क्या मिसिंग है, यस माइनस साइन मिसिंग है। माइनस नहीं भूलना, बिकॉज देयर इज इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ट्राइंगल डेल्टा, delta is used to show the change, Q1 minus Q, change in quantity, so it is delta Q upon Q, P1 minus P, delta P upon P, आगे क्या लगेगा, माइनस साइन नहीं भूलना, इट इज ED और EP। फॉर्मूले को रीफ्रेम करो, ED is equals to minus delta Q by delta P into P by Q. Change in quantity upon change in price into price by quantity. ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम करते हैं। यू गॉट द फॉर्मूला, ED is equals to minus delta Q by delta P इंटू P बाय Q। मैं अब इसको एक एग्जाम्पल से करता हूं, इंक चेंज कर लें। देखिए, लेट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 एंड कंज्यूमर परचेज 100 यूनिट्स। क्लियर, कंज्यूमर परचेज 100 यूनिट्स, व्हेन प्राइस राइजेस टू 12, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 80। कैसे निकालेंगे, डेल्टा P, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, फाइंड करो, डेल्टा P 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, डेल्टा Q 80 माइनस 100 इट इज माइनस 20। क्लियर, अब फॉर्मूले में पुट करो, ED इज इक्वल टू
फॉर्मूला बिल्कुल साइड में, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। और मैंने आपको एक ही बात बताई, जो बच्चे सब्जेक्टिव पेपर देंगे वो फॉर्मूला कभी स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला कंसिस्ट 2 मार्क्स। ईडी माइनस डेल्टा क्यू कितना है, -20, डेल्टा पी 2, पी कितना है 10, क्यू इक्वल्स टू 100, माइनस माइनस प्लस 2 से कट करो 10, 10 10 जा 100, 100 बाय 100 इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू 1। अब यहां बेटा मैं 2 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्या हम बोलेंगे 10 डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, एंड इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक देन कमोडिटी इज कंफर्टेबल। लेस देन 1 आता इट इज नेसेसरी, ग्रेटर देन 1 आता इट इज लग्जरी। रखिए दिमाग में, कोफिशिएंट के बेस पे आप गुड्स को भी कैटेगराइज करेंगे। अगर 1 आएगा तो कंफर्टेबल है, ग्रेटर देन 1 आएगा तो लग्जरी है, लेस देन 1 आएगा तो नेसेसिटी है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही बातें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। अब सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। बेटे आपको समझ आया, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, आपको ध्यान रहे, इट इज इलस्ट्रेशन। आपको पता लगे कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे और आंसर के बेस पे कैसे कमोडिटी को लेबल करेंगे। डिग्रीज को याद कीजिए, जब 1 आता था बोला कंफर्टेबल, ग्रेटर देन 1 आता था तो लग्जरी, लेस देन 1 आता था तो नेसेसिटी। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिए, क्या अगर 1 आता है तो डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्रेटर देन 1 आता है तो फ्लैटर, लेस देन 1 आता है तो स्टीपर। इन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखेंगे। यही चीजें आपको क्या बनाएंगी, प्रोफिशिएंट बनाएंगी। यही चीजें आपको विद्वान बनाएंगी। यही चीजें आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करेंगी। यही फर्क है इस क्लास में और यूजुअल क्लास में। यहां हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को खोद के निकालना है। एक माइंड में आता है वाई, उस वाई को सेटिस्फाई करना है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। अब यहां एक वर्ड बोलूंगा, आप उस वर्ड पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्या हम बोलेंगे, इन दिस मेथड वी क्या एस्टीमेट, नोट कैलकुलेट। जैसे पहले मैं एस्टीमेट लिखा और मैंने बोला ठीक नहीं है, क्योंकि वहां आप कैलकुलेट करते हैं। यहां क्या करेंगे, सिर्फ एस्टीमेट करेंगे। क्या वी एस्टीमेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द basis of change in total expenditure due to change in price on following basis। अब बेसिस देखिए और सामने ध्यान दीजिए। देखिए बेटा बेसिस कैसे, फर्स्ट बेस, इफ increase in price cause increase in total expenditure or decrease in price cause decrease in total expenditure, then elasticity of demand is less than 1। फर्स्ट केस, प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, ईडी लेस देन 1। सेकंड केस, प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज।
here ED greater than 1. Elasticity of demand is greater than 1. Third case, either price increase or price decrease, total expenditure remain same, then ED is equals to 1. क्या आएगा बेटा? ED is equals to 1. देखिए हमने 3 केस पढ़े, अब तीनों केसेस को दिमाग में कैसे रखना है मैं आपको शेड्यूल से बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, मैं इसके लिए आपको एक बढ़िया सी कहानी भी सुनाऊंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए पहला, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। प्राइस घट रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, ईडी लेस देन 1, है ना जी। अब देखो एक जिंदगी का रूल है, जब दो लोग साथ चलते हैं कब? जब वो लेस पावरफुल होते हैं। तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जब साथ साथ चलेंगे तो ईडी लेस देन 1 होगी। अब उल्टे चलते हैं तो वो मोर पावरफुल होता है, तेरे से जो होता वो कर ले, मैं तो उल्टा चलूंगा। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, ईडी ग्रेटर देन 1। थर्ड, न्यूट्रल से लोग मेरे जैसे, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं आ रहा टोटल एक्सपेंडिचर पे, ईडी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है जी? आ गया समझ में? नहीं, मैं फिर एक और कहानी सुनाऊंगा। देखिए आप देखिए, हम मानते हैं, सुन लीजिए बस, हंसी मजाक और याद रखने का तरीका। प्राइस वाइफ है, टोटल एक्सपेंडिचर हस्बैंड है, ईडी उनके बीच में छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा। अब ये देखिए, शादी के पहले 5 साल वाइफ जैसे कहती है हस्बैंड पीछे पीछे चलता है, सारी बातें मानेगा, पीछे पीछे चलेगा, हर बात में हाँ जी करेगा, हैं? वो बाबू सोना वाला टाइम। बहुत कम लड़ाई होगी, ईडी लेस देन 1 हो गई तो व्हाट्सएप की सॉरी से सब निपट जाता है। फिर आ जाइए 5 साल के बाद, 6 से 10 साल, वो जैसे कहेगी वो उससे उल्टा चलेगा, रोज लड़ाइयां होंगी, ईडी ग्रेटर देन 1, कहेगी शाम को जल्दी आना, वो कहेगा लेट क्योंकि खर्चा कराएगी। प्राइस अप, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन, प्राइस डाउन, टोटल एक्सपेंडिचर, उल्टे चल रहे हैं ना, क्योंकि अब समझ गए दोनों एक दूसरे को उल्टा चलेंगे तो रोज लड़ाइयां होंगी, ईडी ग्रेटर देन 1। अब 10 साल के बाद जब कोल्ड वॉर हो जाएगी, जब सब फुस, वो कुछ ही कहे वो सुनता रहेगा, भूखने दे, ईडी इज इक्वल्स टू 1। जैसे गाड़ी रैंप से नीचे उतर रही है, बेटे अब भी याद नहीं होगा तो कभी याद नहीं होगा। साथ साथ चलें लेस देन 1, उल्टे चलें ग्रेटर देन 1, कोई फर्क ना पड़े, इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो गिवन बाय डॉक्टर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है जी, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एंड दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन द थ्योरी ऑफ डिमांड। और 1890 में इनकी बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। अब इसी मेथड को आगे हम शेड्यूल से और ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। शेड्यूल से कैसे? देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, मैं एक काम करता हूं, इन फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग प्राइस, पहले कॉलम में प्राइस, in second column I am taking quantity, third column I am taking total expenditure, and in the fourth column I am taking effect. First column price, second column quantity, third price into quantity total expenditure, and fourth effect on total expenditure. ये देखिए फर्स्ट कॉलम में we are taking प्राइस, एब्रीवेशन P, क्वांटिटी, एब्रीवेशन Q, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ टेक द प्राइस फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Now take the quantity from 10 to 1. Law of demand. Higher the price, lower the demand. कुछ गलत नहीं ले रहा ना? हाँ, बता देना आप. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Total expenditure. 10 1 जा 10, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, फिर 6 5 जा 30, 7 4 जा 28, 24, 18 एंड 10. अब एक काम करें, इनको 3 हिस्सों में बांट दें. लो जी, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये और ये बचा हुआ ये. फर्स्ट सेगमेंट में अब देखिए ये बता, प्राइस इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4. टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज. देख लीजिए, प्राइस 1 2 3 4, टोटल एक्सपेंडिचर 10 18 24 28. हेयर क्या कहेंगे, साथ साथ चल रहे हैं. ईडी लेस देन 1. सेकेंड केस में ये प्राइस 5 to 6, टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम. प्राइस इंक्रीजेस, total expenditure remain same, and in this case ED is equals to 1. Third case, price is increasing 7 8 9 10, total expenditure is decreasing 28 24 18 and 10. Price increase, total expenditure decrease. इनवर्स चल रहे हैं उल्टे. अब बताओ क्या कहूं. नाउ ईडी इज ग्रेटर देन 1. मजे आए, आ गया समझ. अब तो हमने न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया, हमने एग्जाम्पल भी बता दिया, हमने कहानी भी सुन ली. अभी भी किसी को दिक्कत है तो रही रहेगी. यहां साथ साथ जब एक्सपेंडिचर चलता है ईडी लेस देन 1, ऐसा नेसेसरी गुड्स में होता है कि प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि नेसेसरी है. आप कम नहीं कर सकते टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी कम नहीं कर सकते. प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी सेम रहेगी, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. ये कंफर्टेबल है. कंफर्ट के केस में हम अपने बजट से बाहर नहीं जाते, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. आप कूलर खरीदने गए, आपकी जेब में 10,000 है, आप 10,000 वाला ही लाओगे. फिर ग्रेटर देन 1, लग्जरी. प्राइस जरा सा बढ़ा, कल क्या बात हुई थी कि पब्लिक कीन है, बावली होके घूमती है लग्जरी के पीछे. जरा सा बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाएगा, क्योंकि बहुत पीछे आ जाएंगे. और प्राइस जरा सा घटा तो बहुत आगे चले जाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. ईडी ग्रेटर देन 1. देखिए, ये नेसेसरी, ये कंफर्टेबल, ये लग्जरीज है ना. और याद रखो, लेस इक्वल्स ग्रेटर. स्टार्टिंग में क्या चाहिए, नेसेसरी. फिर नेसेसरी जब मिल गई, अब क्या चाहिए, कंफर्ट. और जब कंफर्ट मिल गया, अब दिमाग क्या कहता है, ग्रेटर देन 1, लग्जरीज. क्योंकि आपने पहले दिन पढ़ा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. अनलिमिटेड में पहले दिमाग क्या कहेगा, नेसेसरी ला ताकि सर्वाइवल हो. फिर नेसेसरी पूरी होगी, बोला कंफर्ट ला. अब भाई बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है. फिर कंफर्ट आ गया, अब आदतें पड़ गई कंफर्ट की. अब कह रहे ना भाई कंफर्ट से काम नहीं चल रहा, अब क्या लाओ, लग्जरीज लाओ. ऐसे ही बटा हुआ है. लेस देन 1 इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1. नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज. इस सीक्वेंस को जो बच्चा याद रखेगा उसको लाइफ टाइम कभी डिमांड नहीं भूलेगी. अब आगे चलते हैं, इसको ग्राफ पे बनाते हैं जी. आज थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे, जो अब तक डिमांड में नहीं करा हमने. उल्टा काम क्या करवाओगे सर, देखते जाइए. देखिए, पहले आप क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे लेते थे क्वांटिटी, वाई पे लेते थे प्राइस. अब वाई पे आप क्या करेंगे, आप प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर, यहां प्राइस ले लो, यहां क्वांटिटी की जगह टोटल एक्सपेंडिचर ले लो, या यहां प्राइस ले लो या टोटल एक्सपेंडिचर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम यहां प्राइस ही ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. यहां लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर. देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
इधर मैं 10 ही सेगमेंट्स में बांट लेता हूं, 3 3 का गैप ले लेता हूं। अब आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब देखिए ऑन ₹1 total expenditure is 10. On ₹2 total expenditure is 18. 3 it is 24. 4 it is 28. 5 it is 30. 6 it is 30. 7 it is 28. 8 it is 24. 9 it is 18. 10 it is 10. अब देखिए 6 and 5 it is same. Total expenditure is same. यहां price is falling 10, 9, 8, 7, 6. प्राइस कम हो रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज राइजिंग. यहां प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. हेलीकॉप्टर बन गया ये, है ना. अब देखिए ए और बी, ए बी सेगमेंट में प्राइस इज डिक्रीजिंग, टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. उल्टा चल रहा है. ईडी ग्रेटर देन 1, बी सी ईडी इज इक्वल्स टू 1, सी डी ईडी लेस देन 1. यहां से शुरू करें. नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज. अब भी कोई बच्चा अगर भूल जाएगा तो फिर मुझे बड़ी शर्म आएगी. याद करो, बार बार देखो, बिल्कुल क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए. अब द थर्ड मेथड इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ज्योमेट्रिक मेथड. नाउ द थर्ड मेथड इज point elasticity of demand और geometric method. अब इस मेथड में भी एक बात आप ध्यान रखेंगे. क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, इन दिस मेथड we estimate price elasticity of demand. फिर क्या आ गया? estimate. कैलकुलेशन नहीं करनी, estimation करना है. price elasticity of demand on the basis of points on the same demand curve. अब सर एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि भाई पॉइंट्स के बेस पे क्यों करेंगे. तो एक बात बेटा ध्यान में रख लीजिए, ये एमसीक्यू में भी आता है. इन विच सिचुएशन वी यूज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हेन देयर आर माइनर चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जब माइनर सा चेंज हो, माइनर मतलब बहुत छोटा. फॉर एग्जांपल, अ कार सेलर डिक्रीज द प्राइस ऑफ कार बाय ₹5,000. अब 10 लाख की कार में 5,000 रुपए घटा रहा है. परसेंटेज चेंज निकालना, टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज निकालना बहुत मुश्किल है. तो वहां हम क्या करेंगे? वी विल यूज प्राइस इलास्टिसिटी बाय पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. इन दिस मेथड वी यूज फॉलोइंग प्रोसीजर या वी फॉलो फॉलोइंग प्रोसीजर. कैसे? देखिए, just changing the ink. On x-axis I am showing quantity, on y-axis price, intersect both the axis by demand curve. A, B, take a midpoint C. आपने दो ले लिए. We divide the demand curve in two parts, lower segment and it is upper segment. Now price elasticity of demand is
लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब कैसे निकालना है सर? एक बार न्यूमेरिकल लेके समझा दो, फिर मेरे को याद हो जाएगा। लो जी, लेट आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, उसको लेट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर लिया। सी क्या है? सी इज मिड पॉइंट, अभी तो बोला, याद है मुझको। सो ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट सी। सी से देखिए, लोअर सेगमेंट इज बी सी, अपर सेगमेंट इज ए सी। बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन आ गया, ऑन द मिड ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ईडी इज इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड केस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट बी। बी पर देखिए, लोअर सेगमेंट इज ओनली बी एंड अपर सेगमेंट इज ए बी। 0 divided by 6, anything else divided by 0 is, or divided by 0 divided by anything is 0. अब थर्ड केस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट ए। ए पर लोअर सेगमेंट क्या है? ए बी, अपर इज ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड इट इज 0 डिवाइडेड बाय 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। आ गया रिजल्ट्स। अब इस रिजल्ट्स को अगर मैं डिमांड कर्व पे दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? देखिए, यहां बना लूं छोटा सा स्पेस के अकॉर्डिंग, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस प्राइस, ए बी डिमांड कर्व, सी इज द मिड पॉइंट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऑन द मिड पॉइंट ED is equals to 1। मिड पॉइंट पे क्या है? ED is equals to, आप देखिए, सॉरी, ED is equals to 1। ऑन पॉइंट A टॉप पे ED tends to infinity। ऑन पॉइंट B ED is equals to 0। बी पे क्या है? ED is equals to 0। अब A और C में कोई पॉइंट आएगा 1 और इंफिनिटी के बीच में ग्रेटर देन 1, और 1 से नीचे क्या आ जाएगा? ED लेस देन 1। ठीक है जी, एक बार ऊपर वाले में ही भरते हैं, ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ में नहीं मजा आया। C पॉइंट पे ED is equals to 1, B पर ED is equals to 0, A पॉइंट पे ED टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मिड और लोअर के बीच में अगर पॉइंट आता है देन ED लेस देन 1, इट मींस इन इलास्टिक गुड्स, और C और A के बीच में आता है तो ED इज ग्रेटर देन 1। अब आया समझ में बेटा? दिस मेथड इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपने क्या किया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट किया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। और मैंने एक चीज आपको बताई जो आप याद रखेंगे कि ये मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर आर माइनर चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहां टोटल एक्सपेंडिचर का चेंज, या हम क्या कहें कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज मेजर करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। देन वी यूज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कौन सा मेथड? पॉइंट इलास्टिसिटी और ज्योमेट्रिक मेथड। अब चलिए आगे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज आर्क मेथड। क्या है नेक्स्ट? आर्क मेथड। जी, फोर्थ मेथड इज आर्क मेथड।
if demand curve is arc shaped or it is crowned by star, because आपका सी इंस्टीट्यूट क्या मानता है कि डिमांड कर्व इज आर्क शेप्ड, कभी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नहीं होता। हम तो एक सुंदर सा रिलेशनशिप बनाते हैं 1 2 3 4 5 4 3 1, हम सीधा डिमांड कर्व बना देते हैं, बोलते हैं सीधा थोड़ी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई कम लेगा कोई ज्यादा लेगा, तो डिमांड कर्व कैसा आएगा, आर्क की शेप का। इसलिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, आर्क मेथड। अब आर्क वाला डिमांड कर्व कैसा है, लुक एट द डिमांड कर्व प्लीज जी। एक्स एक्सिस क्वांटिटी, वाई एक्सिस प्राइस, ये रहा आपका डिमांड कर्व। अब पॉइंट्स डिनोट करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। इनिशियल प्राइस इज P1, quantity is Q1. Now price changes P2, quantity Q2. फॉर्मूला क्या लगेगा सर, देखिए जरा, ET इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, चेंज आ गया क्वांटिटी में, Q1 माइनस Q2। प्रोपोर्शन बनाने के लिए Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। वैसे इसकी डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, बट नॉट यूजफुल, क्योंकि मुझे सिर्फ इससे न्यूमेरिकल्स निकालने हैं और इसके आगे कोई माइनस साइन भी आपने नहीं लगाना। माइनस साइन आएगा नहीं, और आएगा तो वी विल इग्नोर द माइनस साइन, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके कोफिशिएंट ले लेंगे। और एक बात आपको और भी बताऊं कि जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, उन न्यूमेरिकल में प्रोपोर्शनेट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, जबकि आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दोनों के आंसर सेम आएंगे। एक बार आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, देखिए। लेट इनिशियल प्राइस इज 10 rupees and initial quantity is 20 units. Price increases to rupees 20 and quantity decreases to 10. अब देखें Q2, here total expenditure price into quantity 200, here total expenditure is 200. If total expenditure remains same, then ED is equals to 1. क्या आ जाएगा, ED is equals to 1। अब आगे चलें, इसी सम को हम करते हैं आर्क मेथड से। फॉर्मूला क्या है आपके सामने, Q1 माइनस Q2, ED is equals to Q1 माइनस Q2, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इंटू P1 प्लस P2, 10 प्लस 20 P1 माइनस P2, 10 माइनस 20। अब 20 माइनस 10, 10, 10 से 10 कैंसिल, 20 प्लस 10 30, 30 से 30 कैंसिल, ED इज इक्वल्स टू 1। माइनस आएगा, आप माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम माइनस साइन नहीं लगाते। ED इज इक्वल्स टू 1, ED इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज और आर्क मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से आंसर में भी डिफरेंट, आंसर अलग हो सकता है। क्लियर है जी, देख लें, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट से भी देख लें। देखिए P1 माइनस P2 या डेल्टा P क्या आ जाएगा यहां पे, न्यू क्वांटिटी, न्यू माइनस ओल्ड, 20 माइनस 10 इट इज 10, और डेल्टा Q देखिए, न्यू माइनस ओल्ड, 10 माइनस 20 इट इज माइनस 10। फॉर्मूला याद कराऊं,
माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ईडी माइनस डेल्टा क्यू माइनस 10 डेल्टा पी 10 पी 10 क्यू 20। अब माइनस माइनस प्लस 10 से कट के 20 बाय 10 0.5। अब बेटा देख लो ये आपके सामने है, ये लेस देन 1 बता रहा है, ये दोनों इक्वल्स टू 1 बता रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए मैंने इस मेथड को क्राउन किया था आर्क मेथड को। आपका सीए इंस्टीट्यूट सिर्फ एक मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जवाब मांगेगा, दैट इज आर्क मेथड। और आप इसी मेथड को बहुत अच्छे से करेंगे, इसी से न्यूमेरिकल आएगा और आपने करना है। अब फिफ्थ मेथड हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट, दैट इज फिफ्थ इज रेवेन्यू मेथड। जब रेवेन्यू मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेवेन्यू। आप बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ अ कमोडिटी। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एक बार उनकी बातचीत कर लें, फिर फॉर्मूले को समझने में अच्छा लगेगा। क्या है रेवेन्यू? अमाउंट received by sale of given quantity of a commodity is called revenue। अब ये रेवेन्यू का मीनिंग है, यानी आप किसी भी कमोडिटी को बेचकर जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और रेवेन्यू के तीन कंसेप्ट्स आप पढ़ते हैं। First, total revenue, sum total of amount, it means price into quantity. Second is average revenue, यानी amount received by sale of per unit of a commodity, it means TR by Q, total revenue by quantity sold. And third is marginal revenue. Marginal revenue means चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल, एक एक्स्ट्रा बेचने से। 10 बेच के 100 रुपए कमा रहा था, 11वीं बेच के 109 रुपए आए, चेंज कितना आया? 9 रुपीज का। 9 रुपीज इज मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे निकालते हो मार्जिनल रेवेन्यू? इट इज TRN माइनस TRN माइनस 1। अभी सिर्फ इंट्रो है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो हमें इससे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या फॉर्मूला ड्राइव करना है? Price elasticity of demand is average revenue divided by average revenue minus marginal revenue, AR divided by AR minus MR। क्लियर है जी? इसको फॉर्म्स ऑफ मार्केट से और सब चीजों से रिलेट करेंगे जब हम कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ेंगे, और एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज मैंने आपको सिर्फ एक हॉट्स क्वेश्चन बताना था। हमने कल क्या किया था? कल हमने जब ED इज इक्वल्स टू 1 था, कैसे बनाया? ED इज इक्वल्स टू 1 था तो डिमांड कर्व की शेप बनाई थी और उस एक शेप को पर्टिकुलर नाम दिया था। क्या नाम दिया था याद है? नाम दिया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मैंने कहा था याद रखना क्वेश्चन आएगा, इफ ED इज इक्वल्स टू 1 डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ED इज इक्वल्स टू 1। और भी क्वेश्चन बताऊं? इफ comfortable good then demand curve is rectangular hyperbola, if demand curve is rectangular hyperbola commodity is comfortable। इन तरह के रिलेशनशिप आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं रिलेशनशिप में से MCQs निकल के आएंगे। ये एक एक पॉइंट आप बार बार सुनेंगे, इनको अपने माइंड में रखेंगे, नोट्स बना के रखेंगे और आप देखेंगे MCQ में ये एक एक जो है आपके काम आएगा। ये सीखेंगे तो तीर निशाने पे लगेगा। देखिए अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है? ये आपने प्राइस, क्वांटिटी, P1, Q1, जो रेक्टेंगुलर कर्व है उस कर्व की मैथमेटिकल फीचर है कि ऑल द रेक्टेंगल्स
अंडर दिस कर्व हैव सेम एरिया। एरिया कैसे निकालते हो रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ is equals to area and area remain same. On length I am showing price, on breadth I am showing quantity. Price into quantity, that is total expenditure, and if total expenditure remains same then ED is equals to 1. That's why if ED is equals to 1, demand curve is rectangular hyperbola, क्योंकि rectangular hyperbola ही क्या शो कर रहा है कि हर पॉइंट पे कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद आ गया? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इनफ फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय।